पुलिस अधिकारी का दिखा रोब, अभद्र भाषा का ऑडियो हुआ वायरल। मारपीट मामले में आरोपी से मांगी घूस। बलिया में अंचल प्रदेश सचिव प्रसपा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बीजेपी पर साधा निशाना। पंचायत चुनाव में हो रहा भ्रष्टाचार। और सोनभद्र में पैर पसार रहा कोरोना, 24 घंटे में मिले 77 नए मरीज, 300 के पार पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। बिहार के पूर्व मंत्री सह निर्माण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र सिंह मुंगेर न्यायालय पहुंचे, जहां मुंगेर कोतवाली के मामले में हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत मिली है, जिसके बाद नरेंद्र सिंह ने मुंगेर सीजेएम के सामने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। वहीं इस मामले में पूर्व मंत्री ने कहा कि उन्हें राजनीति के तहत फंसाया गया था, जिसमें हाईकोर्ट ने उन्हें बेल दे दी है। इनको बेल मिलना चाहिए, मुझे अग्रिम बेल। फिर जो प्रक्रिया है नीचे के कोर्ट में आके, जिस कोर्ट में मुकदमा है वहाँ हम खड़े हुए, वहाँ से बेल रेगुलराइज हो गया। क्या लगता है इसमें राजनीतिक कुछ आपको फंसाने का कोई था? आज से है ये मामला, इसमें बहुत पुराना है, राजनीति है। राजनीति के तहत ही मुझको ऐसे गलत मुकदमों में नाम डालकर बदनाम करने की साजिश की गई थी। लेकिन मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि न्यायालय से मुझे हर हाल में न्याय मिलेगा। तो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह नवनिर्माण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र सिंह मुंगेर न्यायालय पहुंचे, जहां मुंगेर कोतवाली के मामले में हाईकोर्ट से उन्हें अग्रिम जमानत मिली है, जिसके बाद नरेंद्र सिंह ने मुंगेर सीजेएम के सामने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। वहीं इस पूरे मामले पर पूर्व मंत्री ने कहा कि उन्हें राजनीति के तहत फंसाया गया था, जिसमें अब हाईकोर्ट से उन्हें बेल मिल गई है। तो मुंगेर न्यायालय पहुंचे पूर्व मंत्री और हाईकोर्ट से उन्हें फिलहाल अग्रिम जमानत मिल गई है और उन्होंने सीजेएम के सामने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। तो इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता अतर खान हमारे साथ जुड़ गए। अतर, जानना चाहेंगे कि मुंगेर न्यायालय पहुंचे पूर्व मंत्री और इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें राजनीति के तहत फंसाया गया था, लेकिन अब उन्हें जमानत मिल गई है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताइए। देखिए, ये मामला 2 साल पूर्व का मामला है। एक व्यक्ति जो नरेंद्र सिंह के नाम पे ठगी का काम करता था और कहता था कि हमको आपको ये योजना दिला देंगे, वो योजना दिला देंगे। स्पेशल विभाग को ये सूचना मिली कि वो व्यक्ति सर्किट हाउस में आया है, तो स्पेशल विभाग ने उसको जब गिरफ्तार किया मुंगेर के सर्किट हाउस से, उसका जब पूछताछ की तो उन्होंने स्वीकारा कि ये जो कार्य कर रहे हैं हम नरेंद्र सिंह और उनके बेटे के इशारे पे कर रहे हैं। इसी मामले को लेकर के तत्काल जो डीएम थे वहाँ के, उन्होंने कोतवाली में एफआईआर करवाया और ठगी का मामला दर्ज कर दोनों के पर प्राथमिक दर्ज कराई गई। जी अतर, उन्होंने कहा है कि उन्हें राजनीति के तहत फंसाया गया, तो किस पर आरोप लगा रहे हैं यहाँ? सीधा सीधी वर्तमान सरकार के जो राइट हैंड है, यहाँ के जो वर्तमान सांसद है, ये उनका ऑफ द रिकॉर्ड में नाम ले रहे हैं। जी अतर, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो सीजेएम के सामने अपनी मौजूदगी उन्होंने दर्ज कराई और फिलहाल उन्हें हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। तो वहीं बीजेपी 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने राज्य के मुख्य चुनाव पद अधिकारी से मिलकर एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने शिकायत की है कि मधुपुर उपचुनाव में जिला प्रशासन के सर्वोच्च अधिकारी से लेकर निचले कर्मचारी पूरे विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी का झंडा, बैनर जबरदस्ती हटा रहे हैं। और वहीं बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने ये मांग की है कि जबरन झंडा उतारने में जिस अधिकारी या कर्मचारी की संलिप्तता पाई जाए, उन्हें जल्द ही चुनाव कार्य से मुक्त कर निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित किया जाए। ये कोरोना का गाइडलाइंस है, इसी का ब्रॉड गाइडलाइंस क्लियर कट आया हुआ है। हम लोगों को सभी कितना कर्मचारी है, बूथ है, सब जहाँ पर उसका पूरा तरफ से पालन करने के लिए हम निर्देश है वो कराया जा रहा है। हम लोग को ये भी सूचना प्राप्त हो रही है, कुछ कार्यकर्ता पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से उसका शिकायत किया, वो वायलेशन किया जा रही है, वो उनका नुकसान पहुंचाएगी।
उनका वोटर का भी नुकसान पहुंचाएगी। मैं अपने अनुरोध ये करता हूं, ईसीए का डायरेक्शन का पालन करते हुए कोरोना का प्रोटोकॉल का फॉलो करें ताकि सब सुरक्षित रह सकें। यहाँ पे मधुपुर के चुनाव के ये हमारे देवघर में जो कार्यकर्ता हैं और पार्टियां की चुनाव के तहत पार्टियां की बैनर और झंडे लगे हुए हैं कार्यकर्ताओं के यहाँ या जो हमारे चहेते हैं उनके यहाँ, तो ऐसे समय में सारे पार्टियां की झंडा और बैनर लगे हुए हैं, लेकिन प्रशासन स्पेशली एक भारतीय जनता पार्टी के ही बैनर और झंडे को उतारते हैं, तो इसका सीधे से मतलब होता है कि आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता के रूप में वहाँ कार्य कर रहे हैं या फिर निष्पक्ष ये को नहीं कर सकते हैं। लोकतंत्र की हत्या ये होती है। तो हमने ये शिकायत यहाँ पर पहुँचाया है चुनाव आयोग। तो इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे ब्यूरो चीफ राजीव रंजन फोन लाइन पर मौजूद हैं। राजीव जी, 3 सदस्यीय बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन सौंपा है जिसमें सीधे सीधे आरोप लगाया है कि जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, चाहे वो छोटे अधिकारी हो या बड़े अधिकारी हो, वो बीजेपी का झंडा और बैनर यहाँ जबरन हटाने का काम कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी ने आरोप लगाया है और आरोप को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा है चुनाव आयोग को। के रवि कुमार को उन्होंने ज्ञापन दिया और ये मांग किया है कि इस कर्म में जो पदाधिकारी शामिल है उन पे कार्रवाई किया जाए और तुरंत उनको चुनाव कार्य से मुक्त कराया जाए। हालांकि निर्वाचन आयोग ने कहा है कि पूरे मामले की जांच की जाएगी और अगर इस तरह का मामला पाया जाता है तो कार्रवाई भी होगी, क्योंकि बीजेपी ने जो आरोप लगाया एक गंभीर आरोप है। किसी भी पदाधिकारी के लिए ये उनकी भूमिका जो होती है वो निष्पक्ष होनी चाहिए, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष। चुनाव कार्य में जितने भी पदाधिकारी लगे हैं निर्वाचन कार्य में, उनके लिए दोनों बराबर होने चाहिए। अगर इस तरह की शिकायत आ रही है कि सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ताओं के घर से और भाजपा के नेताओं के घर से भाजपा का झंडा उतारा जा रहा है और दूसरे दल के लोगों को, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, उनके लिए ये नियम नहीं है, तो फिर इसकी जांच होनी चाहिए। और के रवि कुमार ने इस मामले को लेकर गंभीरता भी दिखाई है और देवघर के एसडीओ से बात भी की है और तमाम तरह की कवायद चल रही है। देखिए क्या कुछ होता है, लेकिन भाजपा ने जो शिकायत की है उस पे अब जांच शुरू हो गई है और जांच के बाद ही कुछ पता चल पाएगा। जी राजीव जी, गंगोत्री कुजूर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि ये पूरी तरीके से लोकतंत्र की हत्या है और यहाँ पर सिर्फ बीजेपी के ही झंडे उतारे जा रहे हैं, जबकि जो विपक्ष की पार्टी है उनके झंडे नहीं उतारे गए हैं। देखिए, नेताओं का काम है बयान देना और नेता अपने अपने दल के अनुसार और अपने पार्टी के अनुसार बयानबाजी करते हैं। लेकिन अगर सचमुच किसी एक दल के लोगों को टारगेट करके कोई पदाधिकारी काम कर रहा है तो बिल्कुल ये लोकतंत्र की हत्या है। और अगर इनकी शिकायत में कोई दम नहीं है और इनकी शिकायत फर्जी है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। तो तमाम चीजों की जब तक जांच नहीं होगी चीजें निकलकर सामने नहीं आ पाएगी। जी राजीव जी, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। सूबे में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। अपराध दिन पर दिन आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला छपरा के रवीलगंज एरिया से सामने आया है, जहां रोडवेज बसों से रंगदारों द्वारा गैंग बनाकर वसूली की जा रही है और हफ्ता नहीं देने पर खुलेआम जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। इस गैंग में लोकल दबंग के लोग जुड़े हुए हैं। इस वजह से बस मालिक इसकी शिकायत पुलिस को नहीं दे पा रहे हैं। तो वहीं दुमका +2 गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में छात्रों की क्षमता के अनुरूप कक्षाएं नहीं हैं। पहले जो बिल्डिंग में पढ़ाई होती थी अब वो पूरे तरीके से उसे जर्जर घोषित कर दिया गया है। नई बिल्डिंग में सिर्फ 14 कक्षाएं हैं, जबकि स्कूल में छात्रों की संख्या 1700 से ज्यादा है। ऐसे में स्कूल की प्रिंसिपल बच्चों को अल्टरनेट दिन बुलाकर पढ़ाई का काम कर रही हैं। उनका कहना है कि एक बेंच में एक ही बच्चा बैठेगा और वहीं छात्र इस व्यवस्था से खुश नहीं है। छात्रों का कहना है कि लगातार 1 साल तक पढ़ाई बाधित रहने के बाद अब वो हर दिन की तरह स्कूल आकर पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन इस कमी के कारण वो स्कूल में ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। अभी हमारा विद्यालय जब से खुला है, कोरोना की वजह से थोड़ी सी परेशानी हो रही है बच्चियों को बैठाने में। जैसे कि अभी बच्चियों को अल्टरनेट
करके बुला रही हूँ ताकि बच्चियाँ सही तरीके से एक बेंच जिग जैग के वार्ड पर बैठ सकें। और हमारे विद्यालय में भवन के अभाव के कारण बच्चियों को बैठने में दिक्कत हो रही है। अभी कोरोना है इसलिए हम लोग एक करके आ रहे हैं, मतलब एक के बाद एक क्लास हो रही है, उसके बाद फिर आ रहा है, उसके बाद फिर एक क्लास कर रहा है। हम लोग चाहते हैं कि डेली क्लास हो। अब ऐसी बिल्डिंग तो नहीं है स्कूल में जो डेली आ सके, हम लोग इसलिए एक करके आ रहे हैं। सर हम लोग मतलब कभी कभी आते हैं क्योंकि हमारे यहाँ बेंच की कमी भी है और बिल्डिंग में ज़्यादा जगह भी नहीं है, जिसके कारण कोरोना बढ़ भी सकता है अगर हम लोग सब एक साथ आ जाए तो। क्योंकि बेंच में अगर एक बैठे तो हम लोग बच सकते हैं कोरोना से, अगर एक साथ 2, 3 या 4 बैठे तो मतलब कहीं और से आती है तो वो अपने साथ हो सकता है, उसको हो तो वो अपने साथ लेकर आ रही हो, तो इससे पूरे स्कूल में फैल सकता है। तो वहीं बिहार में कोरोना वायरस का कहर तेजी से फैल रहा है और पिछले 3 दिनों से कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ है। वहीं बसों में भी कोरोना गाइडलाइन के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा। पटना बस स्टैंड की स्थिति का जायजा लिया हमारे संवाददाता कुमार गौतम ने। राजधानी पटना में कोरोना का कहर जारी है। 1911 यानी 1911 नए मामले आए हैं बिहार में। तकरीबन 450 से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ राजधानी पटना में है। ऐसे में आम लोगों के बीच चलना फिरना, अपने काम को दिनचर्या में काम को शुमार करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। हालांकि जो पटना है वो सुबह उठते ही चल पड़ता है और इस चलने में क्या कठिनाई है हम आम लोगों से जानेंगे। आपको लगने लगा सर कि कोरोना एक बार फिर से वापस हो गया? हाँ, ये तो आ रहा है। कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी तो हो रही है। हाँ, परेशानी हो रही है। हम लोग के डर तो बना गया है। बिल्कुल डर बना हुआ। हाँ, डर बना। क्या कहेंगे सर, डर बना हुआ है इस बार? नहीं, कोरोना कोई भयावह बीमारी है नहीं। बिल्कुल, इसलिए डर नहीं है। डर नहीं है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये भयावह बीमारी नहीं है, हमारे यहाँ इसका दवा है। अच्छा। और वैक्सीन भी बन चुका है। लोग ले रहे दवा, उनको भी कोरोना हो रहा है? कोरोना नहीं है, हमारे यहाँ सही जांच नहीं है, इसलिए कोरोना नहीं है। आप क्या कहेंगे? नहीं, कोरोना तो है, क्योंकि है सब कुछ ठीक है, लेकिन अपना अपना प्रिकॉशन लेकर के चलिए, सब ठीक हो जाएगा। और अच्छी बात यह है कि जो आम लोग हैं वो अब देखिए तमाम लोग मास्क को समझने लगे हैं, मास्क लेकर चल रहे हैं, मास्क लगा के चल रहे हैं। महिलाएं भी हैं। मैडम, आप लोग तो दिन भर जो सफ़र कर रही हैं तो कहीं ना कहीं ड्यूटी करती होंगी, आती जाती होंगी। कितना मुश्किल हो गया एक बार फिर से जो ये कोरोना वापस हुआ है? मैं हाउस वाइफ हूँ। मैं अभी वैक्सीन लेने के लिए एम्स में गई थी। मैं वैक्सीन लेके आ रही हूँ। अच्छा। लेकिन बाहर निकलने में डर तो लग रहा है, लेकिन प्रिकॉशन ले रहे हैं हम लोग। मास्क रेगुलर और सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए पुलिस के लिए भी बहुत चुनौती है। मैडम पुलिस डिपार्टमेंट में है। स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस कर्मियों को सलाम है, क्योंकि कोरोना के वक्त में इन दोनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मैडम, आपको पहले तो सलाम, और कि कितनी दिक्कतें हो रही हैं? हम तो सब दिन लगातार ड्यूटी कर रहे हैं। हम चेक भी करवाए तो हमको कुछ नहीं निकला, क्योंकि जाने के बाद हम नहाते हैं, फिर कोई गर्म चीज़ पीते हैं, सुबह हम भी सब कुछ करते हैं, अपना सब कुछ किए और हम लगातार ड्यूटी करते रह गए, कभी कुछ नहीं। हमको चेक भी हुआ। हम राबड़ी देवी मैडम के यहाँ थे पहले, 1.5 साल वहीं रहे, लेकिन कुछ नहीं निकला हम लोग को। जितना लड़की ड्यूटी करते कभी किसी को कुछ नहीं निकला। सब सेपरेट में अपना रहते हैं। अभी तुरंत जाएंगे, नहाएंगे, डिटोल से कपड़ा धोएंगे, हर चीज़ सब चीज़ रहता है ठीक ठाक। बहुत सारी महिलाएं हैं यहाँ पर देखिए, और जो जेंट्स है वो भी मास्क लगाए हुए हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि कोरोना की स्थिति भयानक है। और ऐसे में कितना मुश्किल है सर इस बार उस चुनौती से जूझना? तो उससे ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए कि उस समय आदमी टेलर था। अब तो उस समय उसकी ज़्यादा परेशानी बढ़ जाएगी। उस समय अभी तो उभरा नहीं था, ठीक है ना। दोबारा कोरोना को मार तो आम आदमी के लिए तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। आप क्या कहेंगे? कोरोना तो है, पर सबको अपने अपने काम पर जाना है, ठीक है। अब काम पर जाना तो रोक नहीं सकते ना कोरोना की वजह से, तो अपना एहतियात बदल के जाना है और कुछ नहीं। थैंक यू। बिल्कुल। तो आप छोटे छोटे बच्चों को लेकर के भी जा रही हैं, लेकिन इनको पता है कि किस तरीके से दिन भर काम भी करना है, कोरोना से जूझना भी है। और यही है पटना। पटना जूझना भी जानती है, लड़ना भी जानती है और सावधानी बरतना भी जानती है। सहयोगी सप्तऋषि के साथ कुमार गौतम, VIP न्यूज, पटना। बिहार में
तो वहीं झारखंड में कोरोना बेकाबू होता दिखाई दे रहा है। राज्य में एक दिन में 1882 नए संक्रमित मिले हैं, जो इस साल के सबसे अधिक केस दर्ज किए गए हैं। वहीं राजधानी में एक ही दिन में 558 संक्रमित मिले हैं। आपको बता दें कि 1 सितंबर 2020 को रांची में सबसे अधिक 951 संक्रमित मिले थे। ये दूसरा मौका है जब राजधानी में इतनी बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं राज्य भर में 7 कोरोना संक्रमितों की मौत भी हो गई है। राज्य में अब तक 1,32,790 संक्रमित मिल चुके हैं। इनमें से 1,22,383 की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। वहीं 1158 की मौत भी हो चुकी है। जो जनसाधारण में या पब्लिक में इस तरह की कुछ भ्रांतियां फैल रही हैं कि रांची शहर में ऑक्सीजन बेड्स की कमी हो गई है, मैं आप लोगों के माध्यम से सभी लोगों को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि ऐसी बिल्कुल ही बात नहीं है, बिल्कुल बात निराधार है। मैं आपको ये बता दूं कि कुछ दिन पूर्व हमारे सचिव महोदय ने एक मीटिंग रखी थी, जिसमें कि डीसी महोदय, हमारे MD NRHM और बाकी लोग थे, जिसमें से कुछ दिशा निर्देश प्राप्त होता है। उसी के अंतर्गत, उसी के आलोक में डीसी महोदय ने और MD NRHM ने हम लोगों को ये निर्देश दिया था कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके सदर अस्पताल में ऑक्सीजन बेड की संख्या बढ़ाई जाए। हिम्मत से कोई दिक्कत नहीं है, आगे भी सबको बोलेंगे टीका लेना चाहिए, जरूरी है। समय की पॉजिटिव देखते हुए सब काम करना चाहिए। सरकार हमारे लिए निकाला है, आपके लिए नहीं निकाला है। बहुत लोग अभी भी डर रहे हैं, लेकिन नहीं, डरना नहीं चाहिए। कोई भी चीज निकलता है, दवा वैक्सीन सुरक्षा के लिए निकलता है, जान मारने के लिए नहीं निकलता है। तो वहीं जामताड़ा में भी कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर बेकाबू होती जा रही है, जिसमें हर रोज कोरोना विस्फोट लगातार जारी है, जिसमें अभी 30 पॉजिटिव नए केस मिले हैं। वहीं इसकी संख्या 180 की सीमा पार कर चुकी है, जिनमें सदर थाना के पसोई के 45 साल के एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। इस तरह कोरोना से मरने वालों की संख्या 5 हो गई है। इसी दौरान एसपी जामताड़ा दीपक कुमार सिन्हा ने कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की है। रहा है जो सेकंड फेज है कोरोना का, माने अब आप इसको फिल्मी दुनिया की भाषा में कोरोना रिटर्न्स कहिए, है ना। तो ये फिर जो इसका दूसरा पार्ट है वो काफ़ी तेज़ी से फैलता चला जा रहा है। आपको पता होगा कि पिछले वर्ष जो साल भर कोरोना का जो प्रकोप रहा है, उसमें सबसे हाईएस्ट पूरे इंडिया में जो संक्रमण की संख्या आई थी वो 97,000 थी। लेकिन 2 दिन पहले जो भारतवर्ष, पूरे भारतवर्ष में जो कोरोना संक्रमण की रिपोर्ट आई है वो 1,04,000 थी। जो सेकंड फेज है कोरोना का, माने अब आप तो वहीं झारखंड में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, जिसने आम लोगों को लेकर प्रशासन तक की चिंता बढ़ा दी है। वहीं रांची के रिम्स में स्थिति का जायजा लिया हमारे संवाददाता आशीष कुमार ने। आए दिन रिम्स में बड़ी तादाद पे कोविड के पेशेंट्स आ रहे हैं। पूरे राज्य में कोविड के पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, जहां 1800 से पार पेशेंट पहुंच चुके हैं। मैं अभी जस्ट खड़ा हूं आपका रिम्स की ट्रॉमा सेंटर के बाहर, जिसको कोविड सेंटर बना दिया गया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसमें ऊपर 3 तलों में कोविड सेंटर बनाया गया है, जहां पहले तल्ले में कुछ पेशेंट्स को रखा गया है, दूसरे तल्ले में ICU बनाया गया है और तीसरे तल्ले में रखा गया है। अभी आपको मैं नीचे दिखा सकता हूँ कि नीचे जितने भी लोग आए हुए हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, ना मास्क पहनने का किया जा रहा है। ये आम तौर पे जो भी कोविड के गाइडलाइंस है उसकी साफ तौर पे धज्जियां उड़ाई जा रही है। कहीं ना कहीं ये एक दिक्कत बड़ी आगे सामने आने वाली है, जहाँ पेशेंट्स आ रहे हैं अपना चेकअप कराने के लिए। दिन ब दिन तादाद बढ़ती जा रही है। 1800 से ज़्यादा कोविड के केस राज्य में निकल चुके हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा रांची में निकले हैं। और मैं बता दूं कि 7 लोगों की 24 घंटे के अंदर मौत भी हो चुकी है, जो एक बड़ा तादाद है। तो अभी आने वाले टाइम पे भी देखना पड़ेगा कि क्या कोविड की इतने बड़े केसेस को
कंट्रोल किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। और दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि आज सुबह सदर अस्पताल में बताया जा रहा है कि सूत्रों को बताया जा रहा है कि 10 पेशेंट्स कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें डॉक्टर भी शामिल है, जिसके दौर पे जो भी सदर अस्पताल के जितने भी मेन डिपार्टमेंट है सभी को भी सील कर दिया गया है। तो माना जा रहा है कि कुछ ना कुछ इसके ऊपर जो आपके स्वास्थ्य मंत्री है बन्ना गुप्ता इस बैठक की, और जिसके बाद रात 8 बजे के बाद से राज्य के सारे जो भी बड़े दुकान है, जो भी व्यवसाय है, सबको बंद कर दिया गया था। 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक पूरे राज्य में नाइट लॉकडाउन लगा था, जिसके बाद देखा जा रहा है कि उनको कंट्रोल करने के लिए वैक्सीनेशन की भी क्वांटिटी बढ़ा दी गई है। हर स्तर पर वैक्सीनेशन दिला रहा है और कोविड का जो गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है। कैमरामैन विशाल के साथ आशीष कुमार, VIP न्यूज़ रांची। दुमका में अपराधियों का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा है और ताज़ा मामला बासुकीनाथ पानी टंकी के सदा शिव कुटीर SBI CSP केंद्र का है, जहां दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर बाइक सवार 3 अपराधियों ने हजारों की डकैती की और फरार हो गए। इस दौरान अपराधियों ने हजारों रुपए और मोबाइल की लूट की वारदात को अंजाम दिया। मामले की जानकारी मिलते ही जलमुंडी थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। तीन लड़का आया, मास्क लगा के, अपाची गाड़ी ब्लैक कलर का था, वहाँ पे खड़ा किया, आया यहाँ पे आके रुका और हमको बोला कैश निकालो। हम बोले क्या काम है? बोला कैश निकालो। निकाला बंदूक या कुछ जो भी था, उसके बाद बंदूक ही था, निकाला अगर कानपट्टी में यहाँ पे सटा दिया, मेरी पास सटा दिया एकदम सीधा यहाँ पे बैठे थे, बैठे रह गए। हमको बोला कैश निकालो। कैश निकालना, हम बोले कि जो कैश तो यही है। तो इससे मेरा कॉन्टैक्ट आना, उसके बाद कॉन्टैक्ट से पैसा जो भी था सब बटोर लिया। उसके बाद बैग मेरा यहाँ पे लटका हुआ था, बैग में लैपटॉप था, लैपटॉप का बैग है उसमें, और छोटा एक बैग है उसमें चेकबुक ATM सब है मेरा। उसका पैसा निकाला, मतलब बैग में जो पैसा रखता है, बैग से निकाला, बैग देखा बैग में कैश नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ जमुई पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की है और साथ ही ट्रक चालक को भी गिरफ्तार किया है। फिलहाल चालक से पुलिस पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि पुलिस आगे की कार्रवाई में फिलहाल जुटी हुई है। एक सूचना दी गई थी, गुप्त सूचना कि एक शराब की बड़ी खेप जो है ट्रक से ये मलयपुर थाना अंतर्गत होते हुए अन्य जिले में सप्लाई की जानी है। मलयपुर होते हुए इस रास्ते से एक ट्रक की बड़ी शराब लदी खेप जो है अन्य जिले में जाना था। उक्त सूचना के आलोक में हम लोगों ने एक छापेमारी दल का गठन किया था और उसके बाद हम लोगों ने इस गाड़ी को पतौना मंदिर के पास से एक लाइन होटल से थोड़ी दूर आगे जो है इसको जब्त किया है। धीरज भाई लेवे किया। यूपी के बलिया जिले में अंचल प्रदेश सचिव प्रसपा ने मीडिया को संबोधित किया, जहां उन्होंने बातचीत में बताया कि बीजेपी की सरकार में यूपी में हो रहे जिला स्तरीय पंचायत चुनाव में घोर भ्रष्टाचार और धन उगाही पूरे प्रदेश में चरम सीमा पर चल रही है, जिसमें ग्राम पंचायत में अभी सीटों के लिए आदेशित कर दिया गया था। तो साथ ही उन्होंने बताया कि करोड़ों का घोटाला अधिकारी कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत की धनराशि वापस कराए जाने और प्राथमिकता न्याय दिलाने की बात कही। इसलिए कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश, ये दोनों लोगों की मिली भगत से भ्रष्टाचार उस चरम सीमा तक पहुंचा दिए हैं लोग कि सारे प्रत्याशी त्राह कर रहे हैं और जन जन में ये संदेश चला जा रहा है कि धन उगाही का सारे सीमाएं तोड़ दिए हैं।
सोनभद्र में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का हर रोज असर देखने को मिल रहा है। इस बार कोरोना का संक्रमण काफी तेजी से हो रहा है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 77 नए मरीज मिले हैं। इसी के साथ जिले में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 300 के पार पहुंच गया है। पिछले साल की अपेक्षा कोरोना तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। ऐसे समय में लापरवाही भारी पड़ सकती है, जिसने लोगों की चिंता यहां बढ़ा दी है। कन्नौज के महमूदपुर पैठ में डिलीवरी के दौरान विवाहिता की मौत हो गई। वहीं महिला की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। जानकारी के अनुसार विवाहिता के प्रसव पीड़ा पर परिजन ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया था, जिसमें डिलीवरी के दौरान महिला की मौत हो गई। वहीं इस दौरान मैटरनिटी विंग के बाहर अस्पताल स्टाफ और परिजनों के बीच मारपीट भी हुई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर अस्पताल पहुंची पुलिस और मामले को शांत करवाया और फिलहाल आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो डिलीवरी के दौरान एक विवाहिता की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा काटा और कन्नौज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसमें प्रसव पीड़ा के दौरान परिजनों ने महिला को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया था, लेकिन डिलीवरी के दौरान महिला की मौत हो गई, जिसके बाद अस्पताल के स्टाफ और परिजनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई और इस दौरान मारपीट भी की गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अस्पताल पहुंची और इस पूरे मामले को शांत करवाया और आगे की कार्रवाई में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। तो फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।